नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो टीएमएच की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज, ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा तो वो ये रहा। हाँ तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा है कि आज का ये जो लेक्चर है इट इज गोइंग टू बी ऑन डॉक्ट्रिन्स ऑफ दिस लेक्चर इज ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, और बुद्धिज्म और जैनिज्म का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि भैया जो बुद्धिज्म है या जैनिज्म है इनका किस तरीके से राइज होता है या क्यों राइज होता है, क्यों ये ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था कि बुद्धिज्म के साथ कि जो बुद्धिज्म है उसके क्या टेक्स्ट हैं, किससे हमें कैसी ऐसी किताबें हैं या कौन सी ऐसी राइटिंग्स हैं जिनसे हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है या गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पता चलता है। तो उन टेक्स्ट को देखने के बाद जिसमें हमने बात की थी कुछ कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, कुछ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि बुद्धा की लाइफ किस तरीके से वो सिद्धार्थ से बुद्धा बनते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। तो उन्होंने कहाँ पे निर्वाण मिला उनको, कहाँ पे उनको क्या कहते हैं एक तरीके से इनलाइटमेंट मिला, कौन से ऐसे सिंबल हैं जिनके माध्यम से बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में बात की थी। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। तो बुद्धिज्म के क्या सिद्धांत हैं, किन चीजों का वो लोग पालन करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा कोर बनाता है जो बुद्धा की जो डॉक्ट्रिन है, जो बुद्धा के सिद्धांत हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है 4 नोबल ट्रूथ का, 4 नोबल ट्रूथ, जिनको हम लोग आर्य सच्चानी यानी आर्य सच भी बोल लीजिए। तो ये हो गए आपके 4 नोबल ट्रूथ। जो सेकंड उनका डॉक्ट्रिन है या जो सेकंड सिद्धांत है दैट इज अष्टांगिक मार्ग। मतलब 4 नोबल ट्रूथ आपको कुछ रियलाइज करवाएंगे और बोलेंगे भैया एनलाइटमेंट पॉसिबल है। एनलाइटमेंट हम कैसे लें तो उसके लिए है अष्टांगिक मार्ग, जिसको 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं। अष्टांगिक यानी 8 और मार्ग इज पाथ, तो 8 फोल्ड पाथ। उसके बाद मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट है। मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया ना ही आपको एकदम एक्सट्रीम इंटेलिजेंस दिखाना है। इंटेलिजेंस मतलब कि जो आप होते हैं ना कि जो आपकी शारीरिक या मानसिक जो भूख होती है उसको शांत करने में लगे रहोगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, या एकदम वैराग्य अपना लोगे तो उससे भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मिडिल पाथ क्या होता है इसका उन्होंने सिद्धांत दिया। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट किस किस्म का होना चाहिए, और उसके अलावा निर्वाण
का जो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे हिंदुइज्म में बोलते हैं मोक्ष मिल जाना, तो इसी मोक्ष को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, इसी का सिनोनिमस टर्म्स है बुद्धिज्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वाण या निर्वाण। क्या होता है इसका सिद्धांत दिया। तो इन सारे सिद्धांतों को समझेंगे हम एक एक करके। बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं आप इनको समझ लीजिए एक राफ्ट है। जैसे आपको कोई नदी पार करनी है तो उसके लिए आपको राफ्ट की मदद होती है, ऐसे ही ये जो दुनिया है, इस दुनिया का ये जो पूरा सर्कल है, इसको अगर आपको क्रॉस करना है तो अगर आप बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनका पालन करते हो तो आप उससे पार लग सकते हो, आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन जैसे कि लोग बाग किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं और जो कोई चीज उनको ज्यादा मदद करती है तो वो उससे अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट की फीलिंग आती है, और यही अटैचमेंट की फीलिंग है कि आपको मोक्ष नहीं लेने देती है। तो वो वही बोलते हैं कि बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो एक राफ्ट है, मतलब आपको जो आपकी जर्नी है इस दुनिया का, ये जो माया सागर है, ये क्रॉस करो, पर उन टीचिंग से किलिंग मत हो जाओ। मतलब वो राफ्ट जो है वो आपका मेन मकसद नहीं है, या वो मेन आपका क्या कहते हैं अचीवमेंट नहीं है। इन टीचिंग्स के माध्यम से का इस्तेमाल करते हुए निर्वाण अटेन करना है। तो उनकी टीचिंग सिर्फ उपाय हैं, कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप निर्वाण पा सकते हो, एंड वो कोई डॉगमा नहीं है। इट इज द फिंगर पॉइंटिंग एट द मून, वन शुड नॉट कंफ्यूज द फिंगर फॉर द मून। अगर आपको कोई उंगली दिखा रहा है तो उंगली आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए दिखा रहा है, ना कि आप ये समझो कि वो जो उंगली है आप उसी को पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं यार इसी उंगली को अगर मैं पकड़ के बैठ गया तो मुझे निर्वाण मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये है बुद्धा के कुछ डॉक्ट्रिन। अब अगर हम बात करें बुद्धा की जो पूरी टीचिंग है, इसमें 3 चीजें जो हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट पिलर बनाते हैं। एक है बुद्धा खुद, यानी जो फाउंडर या टीचर है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है बुद्धिज्म में। सेकंड है धम्म। धम्म क्या है, जो उनकी टीचिंग्स है, वो एक सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज संघ। संघ क्या है, जो ऑर्डर है। ऑर्डर यानी एक तरीके से ये समझ लो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है, अगर आप इस सोसाइटी के पार्ट बन जाओ और इसका पालन करो ढंग से तो ये एक तीसरी चीज हो जाएगी आपकी। जो आपकी विनय पित्तिका है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, विनय पित्तिका में रूल्स लिखे हुए हैं कि आप अगर मोनेस्टिक ऑर्डर के आप पार्ट होते हैं तो आपको किन चीजों का पालन करना है। तो ये 3 चीजें पिलर बनाती हैं बुद्धा की टीचिंग्स का। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जब आपको मोक्ष चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए, तो उसके लिए बुद्धा ने सबसे पहले डिस्कवर किए 4 नोबल ट्रुथ, 4 ऐसे सच जिनको हम लोग आर्य सच्चानी के नाम से जानते हैं। आर्य सच्चानी, 4 नोबल ट्रुथ कह लीजिए या धम्म कह लीजिए, ये बुद्धा की सेंट्रल टीचिंग है, और इन्हीं टीचिंग के बाद बाकी की टीचिंग अपने आप फ्लो आउट होती हैं। ये 4 टीचिंग क्या है इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि लाइफ जो है, अगर आपको एक बार जीवन मिला है तो आपके जीवन में सफरिंग होंगी ही होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफरिंग ना हो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कुछ भी हो, सफरिंग तो होंगी होंगी। और इन सफरिंग का कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। या तो आपको अटैचमेंट है किसी चीज से, या आपको किसी चीज की डिजायर है, या आपको क्या कहते हैं किसी चीज से नफरत है, तो कुछ ना कुछ कॉज होगा। अब ये जो आपकी सफरिंग है इसका एंड किया जा सकता है, ये भी एक सच है। जो आपको सफरिंग है उसका एंड पॉसिबल है। और जो आखिरी जो लाइन है वो ये बताती है कि जो ये एंड है वो एंड कैसे है। अगर इन 8 जो उनके अष्टांगिक मार्ग है उसका पालन करते हो तो इस सफरिंग को खत्म भी किया जा सकता है। और एक बार ये सफरिंग खत्म हो गई तो आपको एनलाइटमेंट मिल जाता है। एनलाइटमेंट के लिए जैसे हिंदुइज्म में बोलते हैं मोक्ष जो है मरने के बाद ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धिज्म बोलता है कि आपको मोक्ष इसी जीवन में मिल सकता है, जिसको वो लोग अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जो निर्वाण है, निर्वाण जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है सोपाधि निशेष, सोपाधि शेष, और दूसरा होता है अनुपाधि शेष। ये हम डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 4 नोबल ट्रूथ हैं वो क्या कहते हैं। पहला, लाइफ है तो सफरिंग है, सफरिंग है तो उसका कॉज है, कॉज है तो उसका एंड है, और अगर एंड है तो वो कैसे है, यानी उसका रास्ता क्या है, यानी 8 फोल्ड पाथ। तो इन्हीं 4 नोबल ट्रूथ से ऑटोमेटिकली निकल के आया 8 फोल्ड पाथ। अब पहले तो ये 4 नोबल ट्रूथ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है सच ऑफ ट्रूथ ऑफ सफरिंग, की सफरिंग होगी, यानी जिसको हम लोग अगर बात करें तो दुख के नाम से भी आप उसको लिख सकते हो। तो बुद्धा ने ये बताया कि भैया कुछ भी चीज है सबम दुखम मतलब जो भी चीज है उसको दुख तो होगा ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो एक्चुअल पेन है, एक्चुअल सॉरो है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके होने की वजह से भी आपको दुख होता है। जैसे आपके सामने कोई गरीब आदमी मर रहा है तो उससे भी आपको दुख हो रहा है ना, तो यानी ट्रूथ ऑफ सफरिंग। दूसरा है कॉज ऑफ सफरिंग, जिसको बोलते हैं समुदाय।
समुदाय का मतलब कि भैया ये जो सफरिंग है, ये जीने का, जो जीवित व्यक्ति है, कोई भी चीज है, उसको दुख तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, रीजन है। वो रीजन तृष्णा यानी डिजायर हो सकती है। अब इस सफरिंग का एंड होगा, ये फोर्थ ट्रूथ है, यानी निरोध। इसका निरोध पॉसिबल है, और वो कौन सा पाथ है जिससे ये एंड होगा, उसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो यहां से आ गए हम। बुद्धा ने ये बोला लोगों को कि पहले आप भैया स्टडी करो, आप अपने आप की स्टडी करो कि आपको क्या है, हो रहा है आपको, मेडिटेशन करो, थिंक करो, और उसके बाद एक्ट करो। ठीक है, जब आप इन 4 नोबल ट्रूथ को समझ जाते हो, तो फिर जाके आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ और उसका पालन करो, तभी जाके आपको अल्टीमेट पीस और हैप्पीनेस मिलेगी। नाउ ये एक पैराडॉक्स है कि 8 फोल्ड पाथ जो है इज मोर अबाउट अनलर्निंग रादर देन लर्निंग। मतलब आप क्या, देखो जैसे मैं बोलता हूं, अगर आपको एमपीपीएससी क्लियर करनी है, यूपीएससी क्लियर करनी है, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना है ना। तो जब आप ये पढ़ोगे तब ये एग्जाम निकलेगा। तो ये इस टाइप का है। लेकिन बुद्धा ने क्या कहा, आपको अष्टांगिक मार्ग है, आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए आपको क्या करना है, अष्टांगिक मार्ग पढ़ना है। अष्टांगिक मार्ग लेकिन एक तरीके की लर्निंग नहीं है, ये एक तरीके की अनलर्निंग है। जो आपने गंदी चीजें सीख ली हैं, गंदी बातें सीख ली हैं, गंदा बोलना सीख लिया है, गंदा सोचना सीख लिया है, उन चीजों को भूलना होगा, उन चीजों को भुलाना होगा। तो इट इज नॉट अ लर्निंग बट अ अनलर्निंग। तो इट इज अ मेथड टू लर्न इन ऑर्डर टू अनलर्न एंड अनकवर। समझ में आ रहे हो ये लाइन, कि आपको अन सीखना है, मतलब जो सीख चुके हो उसको भूलना है एक तरीके से। अब ये जो 8 पाथ बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए, ये इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को आइसोलेशन में करो, एक चीज करोगे वो तभी पूरी होगी जब दूसरी चीज करोगे, तीसरी चीज करोगे। तो दे आर इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। जैसे कि ये 8 एक्टिविटीज क्या है, तो पहले तो उनको याद कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये एक मैंने जब मैं याद किया करता था तो मैंने एक अपने लिए टर्म बनाया था जिससे मैं इसको आसानी से याद कर सकूं। कुछ ऐसा था, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, और ये था आपका मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, MRP है ना। फिर उसके बाद ये आपका आ जाता है, नहीं सैलम हो गया आपका, और उसके बाद है आपका ये कुछ और बचते हैं। तो कंसंट्रेशन हो गया आपका, ठीक है, कंसंट्रेशन है आपका, और थॉट हो गया आपका एक। तो ये मैंने कुछ बनाया था, अभी वो एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, विच इज वाई इट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। तो रादर आप अपने लिए अपना कुछ एक अच्छा सा टर्म बनाएं जिससे आप याद कर पाए। अंडरस्टैंडिंग, पहले प्रॉपरली समझो, सोचो, सही बोलो, सही काम करो, सही लाइवलीहुड रखो, सही एफर्ट डालो, सही माइंडफुलनेस एंड सही कंसंट्रेशन। एक एक करके इनको सबको डिटेल में डील करते हैं। जैसे कि है, पहला है राइट विजन और अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब है साम दृष्टि या दिट्ठी, क्योंकि ये पाली लैंग्वेज में है तो ये लोगों ने अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो राइट विजन आप ऐसे याद कर लो, या राइट अंडरस्टैंडिंग। मतलब कोई भी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। कि अगर मान लीजिए कोई चीज है, जैसे कोई कंपोजिट चीज है, तो अगर कोई कंपोजिट चीज आपने बनाई है तो भैया वो डिस्ट्रॉय होगी। जैसे जब बुद्धा जी की डेथ हुई थी तो उन्होंने बोला था कि भैया जो कंपोजिट चीजें दे आर बाउंड टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि जो आपकी बॉडी है इट इज अ कंपोजिशन, इट इज अ कंपोजिट ऑफ 5 एलिमेंट्स, है ना। तो अगर आपने कोई चीज बनाई है मिला के, अगर वो 5 चीजें मिलके कुछ चीज बनी है तो वो टूटेंगी। तो इट्स लाइक राइट अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड इज राइट थॉट या एटीट्यूड। राइट थॉट या एटीट्यूड जिसको बोलते हैं समान संकल्प, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस होना, कि आप चीजों को प्रॉपरली उनका तरीके से समझ पाए। थर्ड इज होल राइट स्पीच, यानी समान बात, आप इस तरीके से बोलिए, एक तो क्लियर बोलिए, ट्रुथफुल बोलिए, अपलिफ्टिंग बोलिए। इंटीग्रल एक्शन या राइट एक्शन, यानी समान कमनता, यानी आपकी जो लाइफ हो वो इस तरीके से बेस्ड हो कि वो एथिकल एक्शंस आप लो, किसी को आप एक्सप्लॉइट ना करो। इसके लिए भी उन्होंने एक 5 परसेप्ट का रूल दिया था कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी एक्शंस होंगे वो राइट एक्शंस ही होंगे। वो 5 एक्शंस क्या हैं, 5 परसेप्ट्स क्या हैं, जैसे कि वॉयलेंस नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, चाहे ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो। आपको किसी की भी प्रॉपर्टी को अपना नहीं बनाना है, मतलब डू नॉट कॉवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। जो चीज आपको नहीं दी गई है वो आपकी नहीं है, ठीक है। तीसरा परसेप्ट ये है कि कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस या सेंसुअल बिहेवियर नहीं दिखाना है, ठीक है। ओवर इंटेलिजेंस नहीं दिखाना है, जैसे कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। आपको झूठ नहीं बोलना है और आपको इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेने हैं। ये जो 5 चीजें हैं ये
ये 5 इनको बोलते हैं 5 परसेप्ट्स। और जो 5वां परसेप्ट है ये मेन कारण है जिसकी वजह से आप बाकी के 4 जो उनके वाक्य हैं, जो उनके 4 टीचिंग्स हैं, उनको तोड़ते हो। उसके अलावा ये जो 5 परसेप्ट हैं ये दिए थे उन्होंने कॉमन पर्सन्स के लिए, लेमैन पीपल्स के लिए, लाइटी यानी फोक्स के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान बुद्धिस्ट मॉन्क है या बुद्धिस्ट नन है, जिसको भिक्षुका बोलते हैं ना, तो अगर कोई मॉन्क या नन है तो उनको इसके अलावा 3 और परसेप्ट को फॉलो करना है। जैसे कि दोपहर में उनको खाना नहीं खाना है, उन्हें डांस नहीं करना है, गाना नहीं गाना है, ठीक है, एंटरटेनमेंट की चीजें नहीं करनी है, यानी परफ्यूम वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो आखिरी जो 8th पॉइंट था वो ये था कि उन्हें लग्जीरियस लाइफ नहीं जीनी है, मतलब गोल्ड सिल्वर को एक्यूमुलेट नहीं करना है। तो ये 5 परसेप्ट थे। मतलब आप किस तरीके से अपना राइट एक्शन रखोगे उसके लिए आपको गाइड करने के लिए 5 ट्रेनिंग रूल्स है। अगर आप मॉन्क या बुद्धिस्ट नन है तो आपको 3 और रूल का पालन करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके ये टोटल 8 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे थे अष्टांगिक मार्ग की, तो जैसे हमने बात किया राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट स्पीच हो गया, राइट थॉट हो गया, राइट एक्शन हो गया। 5वें पे आता है राइट लाइवलीहुड, मतलब सामान अजीब का मतलब अजीविका मिशन आपने सुना है, लाइवलीहुड मिशन, तो ये वही वाला टर्म है अजीवा। यानी आपकी जो लाइवलीहुड है, जो आपका जीवन चल रहा है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो करेक्ट एक्शन बेस्ड हो। ऐसा ना हो कि आप दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तभी जाके एक आइडियल सोसाइटी बनेगी। तो आप देख रहे हो इनका जो डॉक्ट्रिन है वो कितना ज्यादा रैशनल टाइप का है, कितना लॉजिकल है। नेक्स्ट जो है दैट इज राइट एफर्ट या राइट एनर्जी, यानी राइट एफर्ट्स या राइट एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप काम कर रहे हो वो कॉन्शियसली करो। आप अपनी लाइफ एनर्जी को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि जिससे आपका इवोल्यूशन हो, जिसका प्रॉपर इस्तेमाल हो सके। सो दैट इज राइट एफर्ट या राइट एनर्जी। नेक्स्ट इज राइट माइंडफुलनेस, यानी राइट माइंडफुलनेस ने यानी कि आपको प्रॉपर या कंप्लीट या थॉरो अवेयरनेस हो अपने बारे में भी, अपने बिहेवियर के भी बारे में भी। सो दैट इज राइट माइंडफुलनेस। एंड देन एट लास्ट इज राइट कॉन्सेंट्रेशन या मेडिटेशन, यानी समाधि। प्रॉपर तरीके से समाधि लो, सो दैट यहां पे जो समाधि वाला टर्म इन लोगों ने इस्तेमाल किया इन दी सेंस ऑफ एनलाइटमेंट और बुद्धाहुड। समाधि लिटरली मीन्स फिक्स्ड, एब्जॉर्ब्ड इन और स्टैब्लिश्ड एट वन पॉइंट। अब यहां पे भी अगर आप देखेंगे ये जो इनकी समाधि की स्टेजेस होती हैं ये भी 4 स्टेजेस की होती हैं, जिसके इतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, बुद्धा जी ने पहले दिए 4 नोबल ट्रुथ जो आप पढ़ चुके हो। उसके बाद उन्होंने बोला जो आखिरी वाला 4th नोबल ट्रुथ था उससे निकल के आता है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 ऐसे रास्ते जो इंटरकनेक्टेड हैं जिनका आपको पालन करना है। वो 8 रास्ते क्या है? राइट स्पीच, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन और राइट कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से आप कर सकते हो। सॉरी, मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इज वन एंड दी सेम एंड दी लास्ट वन इज राइट एफर्ट या राइट एनर्जी। तो ये आपके 8 हो गए आपके अष्टांगिक मार्ग। अब बुद्धा ने ये बोला, बुद्धा ने एक और सिद्धांत दिया था, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मिडिल पाथ। कौन सा दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, जिसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आता है। मध्यम मार्ग, ये मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं भैया, ना ही जैसे अगर आप जैनिज्म देखोगे, जैनिज्म में एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी बताया है, एकदम कंप्लीट वैराग्य, कि जब तक आप कंप्लीट वैराग्य नहीं अपनाओगे तब तक आपको भैया मोक्ष निर्वाण नहीं मिल सकता। या फिर एक ऐसा होता है कि जिसमें आप कंप्लीट इंडल्जेंस, एक तरीके से आप यानी इस तरीके की लाइफ जी रहे हो जो मटेरियलिस्टिक प्यार है आपको, जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है, जो आपकी शारीरिक भूख है, जो आपकी मानसिक भूख है, आप उसको मिटाने में लगे रहते हो। तो अगर आप इसका भी इस्तेमाल करते हो तब भी आपको क्या कहते हैं, मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको ऐसा करना है कि प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन करना है, ना एक्सट्रीम एसेटिसिज्म अपनाना है और ना ही एक्सट्रीम इंडल्जेंस दिखाना है। बीच में चलोगे तो अच्छे से आपको मोक्ष मिल सकता है। सो दिस इज इवन आपने जो बुद्धा की लाइफ देखी थी स्टार्टिंग में, जब वो जिन 2 टीचरों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे मोक्ष के लिए, उनको लगा भैया उनके जो कॉन्सेप्ट था उसमें भैया वो कंप्लीट इंटेलिजेंस टाइप का लगा उन्हें। और जो बाद में उन्होंने 5 लोगों के संग मेडिटेशन किया तो वो लोग एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी कर रहे थे, बट उन्होंने फिर फाइनली अपना खुद का रास्ता निकाला और उन्होंने बोला ये जो है मध्यम मार्ग वही सबसे बेस्ट है। यही उनकी जो ये फिलॉसफी थी, ये बाकी के लाइफ के पब्लिक पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनमें भी यही इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नीदर मैक्सिमम दिस, नीदर एक्सट्रीम दिस, नीदर एक्सट्रीम दैट। अच्छा भाई, अब जो पाथ बताया गया बुद्धा के द्वारा,
ये एक तरीके से आप समझ लीजिए मिडिल पाथ है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ना ही एक्सट्रीम इंटेलिजेंस ना ही एक्सट्रीम एसेटिसिज्म। मतलब यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस दैट हैज टू बी राइट, मतलब या तो प्रॉपर हो, होल हो, थॉरो हो, इंटीग्रल हो, कंप्लीट हो या परफेक्ट हो। अब मतलब यहां पे जो राइट का मतलब है उसमें यही बताया है, इट शुड बी नोटेड दैट राइट हियर सिग्निफाइज प्रॉपर, होल, थॉरो, इंटीग्रल, कंप्लीट या परफेक्ट। इट डज नॉट नेसेसरली मीन राइट एज अपोज टू रॉन्ग। मतलब जैसे कि राइट अवेयरनेस का मतलब होता है रॉन्ग अवेयरनेस, कि एक तो आपकी हो गई सही सोच और एक गलत सोच। तो ये बोल रहे हैं कि जो गलत सोच है उसका कंप्लीट अपोजिट मत समझो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो अपन बोलते ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। अब नफरत का मतलब ये मत समझो कि नफरत का अपोजिट होता है लव, नहीं, ये लव नहीं होता है। नफरत का मतलब देखो एक होता है नॉर्मल बीच वाला रास्ता, कि ना ही आपसे मोहब्बत है ना ही आपसे नफरत है, मैं इनडिफरेंट हूं किसी भी चीज को लेके, ना ही मैक्सिमम ऐसा है ना ही मैक्सिमम ऐसा है, आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल। तो प्रॉपर होना चाहिए, राइट होना चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज मेंट बाय राइट। जो राइट उन्होंने हर चीज के आगे यूज किया ना, राइट स्पीच, राइट क्या कहते हैं एफर्ट, या राइट थॉट, राइट एक्शन। तो राइट का मतलब वो है। It may simply be incomplete. Buddha has emphasized that if a person follows this eightfold path, he will reach the destination of attaining nirvana without the mechanization of the priest. मतलब अगर आप इन 8 जो रास्ते बताए हैं अगर इनका इस्तेमाल करते हो तो आपको निर्वाण मिल सकता है बिना किसी प्रीस्ट का, बिना किसी ब्राह्मण, बिना किसी मुनि के इस्तेमाल किए बिना। निर्वाण जो है वो अल्टीमेट गोल है बुद्धा की टीचिंग का। निर्वाण का मतलब क्या है पर व्हाट इज मेंट बाय निर्वाण या निर्वाण, तो इसको अगर हम तोड़ें, पाली में जो निर्वाण शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, नी और वान। नी का मतलब होता है नेगेटिव पार्टिकल और वान का मतलब होता है लस्टिंग। मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी चीज की लस्ट ना रह जाए, किसी चीज की क्रेविंग ना रह जाए, समझ गए। सो दैट इज निर्वाण। अगर एक बार आप सब चीजों से डिटैच हो जाते हो, एक बार आप हर चीज की क्रेविंग को कंट्रोल कर लेते हो, लस्ट को कंट्रोल कर लेते हो, दैट इज अ स्टेट ऑफ निर्वाण। लिटरली निर्वाण मीन्स नॉन अटैचमेंट। तो जैसे कि हिंदुइज्म में मोक्ष बोलते हैं, तो जब आप मरते हो तभी जाके मोक्ष मिलता है, ये कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन यहां पे बुद्धिज्म में ये बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए हो। निर्वाण अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए हो। जैसे ही बुद्धा को निर्वाण मिल गया था एट द एज ऑफ 35, लेकिन उनकी फाइनल डेथ हुई है एट द एज ऑफ 80, तो उनको एनलाइटमेंट यानी निर्वाण 35 साल की उम्र में ही मिल गया था। तो निर्वाण डज नॉट मीन फिजिकल डेथ, जबकि इसका मतलब क्या है, जो डिजायर है आपके अंदर, अटैचमेंट की फीलिंग है, जो ग्रीड है, इग्नोरेंस है, हेट्रेड है, ये जो जितनी भी फीलिंग्स है इनकी डेथ, इन सबका मर जाना। नी माने डेथ, व्हाट इट, तो जितने भी अटैचमेंट वगैरह उनकी डेथ। तो निर्वाण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सब चीजों को खत्म ही कर देना, कुछ भी ना बचना। इसका मतलब एक पॉजिटिव टर्म है। निर्वाण इज अ धम विच इज अनबॉर्न, अनओरिजिनेटेड, अनक्रिएटेड, अनफॉर्म्ड, हेंस इट इज अ इटर्नल, डिजायरेबल एंड हैप्पी। मतलब जो एकदम ओरिजिनल था, जो एकदम स्टार्टिंग में जब आप एकदम जो आपका बर्ड बना होगा, जो आप एकदम ओरिजिनल थे, उस स्टेट में वापस आ जाना, जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसको रियलाइज कर लेना। तो निर्वाण को अगर और अच्छे से समझे तो इट इज नथिंग इज इटर्नलाइज्ड नॉर इज एनीथिंग एनिलेटेड। मतलब ना ही ऐसा हो गया है कि निर्वाण का मतलब ऐसा नहीं है ना ही आप अमर हो गए हो और ना ही इसका मतलब है आप मर गए हो। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो क्रेविंग वगैरह की भावनाएं थी, जो आपके अंदर अटैचमेंट की फीलिंग थी, जो ग्रीड की फीलिंग थी, उनको आपने एक्सटिंक्ट कर दिया है, उसको आपने बुझा दिया, उसको खत्म कर दिया है। जो आपके अंदर ईगो का सेंस था उसको आपने खत्म कर दिया है। और आप कैसी स्टेट में आ गए हो, इटरनल वाली स्टेट में, मतलब जो हमेशा हमेशा के लिए सच है। एक ऐसी डिजायरेबल, एक ऐसी स्टेट जो हर कोई चाहता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें अल्टीमेट हैप्पीनेस है। सो आप उस स्टेट में पहुंच चुके हो, दैट इज निर्वाण। उसके अलावा निर्वाण ऐसा भी नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोक्ष जब जिसको मिल जाता है वो स्वर्ग चला जाता है, तो इसमें ये बोलते हैं जो निर्वाण है वो किसी जगह पे नहीं है, ना ही हेवन में है जैसे बोला जाता है। ठीक है, तो इट इज अ सुपर मंडेन स्टेट। सुपर मंडेन स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट जो कि आम स्टेट से हटके है। एन अटेनमेंट विच इज विद इन द रीच ऑफ ऑल इवन इन द प्रेजेंट लाइफ। तो दैट इज निर्वाण। तो पेपर में अगर ऐसा है डिफरेंशिएट बिटवीन दी मोक्ष एंड निर्वाण, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोक्ष या निर्वाण, तो ठीक है जी, ये ज्यादा
आपका फिलोसफिकल क्वेश्चन हो गया, तो इतना तो डिटेल में जाना भी नहीं था, बस आप इतना समझिए देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मोक्ष एंड निर्वाण. निर्वाण इज अटेनेबल इन दिस लाइफ. निर्वाण इज समथिंग विच कैन बी अचीव्ड बाय ऑल. निर्वाण इज समथिंग विच डज नॉट मीन कि आप अमर हो गए. इट इज समथिंग देयर, इट इज विच इज पॉसिबल. ठीक है. उसके अलावा बुद्धिज्म डज नॉट स्टेट दैट द अल्टीमेट गोल कैन बी रीच्ड ओनली इन द लाइफ बियॉन्ड. मतलब वो ये बोलते हैं कि मरने की जरूरत नहीं है आपको मोक्ष पाने के लिए. दिस इज द चीफ डिफरेंस बिटवीन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण एंड नॉन बुद्धिस्ट, यानी जो बाकी के धर्म हैं, बाकी की जो फिलोसफीज हैं, बाकी के जो सिद्धांत हैं, जो लोग हेवन का, जो स्वर्ग का रास्ता बताते हैं कि जब तक आप स्वर्ग में नहीं पहुंच रहे तो मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो ये बोलते हैं ये एक मेन डिफरेंस है. निर्वाण इज रियलाइज्ड इन दिस लाइफ ओनली, जब आपकी बॉडी बची हुई होती है. और इस टाइप के निर्वाण को बोलते हैं सोपादिशेष निर्वाण धातु. मतलब आप जिंदा हो और तब भी आपको निर्वाण मिल गया है. और जब किसी भी जो भी अटेनमेंट होता है उसको बोलते हैं अरहात. मतलब जो भी इंसान इस रास्ते पे चल रहा है उसको अरहात बोलते हैं. और ठीक है, जब अरहात जो भी इंसान है जिसको ये सोपादिशेष निर्वाण धातु मिल चुका है, मतलब इसी जिंदगी में रहते रहते उसको क्या कहते हैं, निर्वाण मिल चुका है, और जैसे ही उसकी फाइनल डेथ होती है जिसको हम लोग परिनिर्वाण बोलते हैं, मतलब फाइनल डाइंग आउट, ठीक है, ओनली यूज फॉर द डेथ ऑफ एनलाइटेड बीइंग सच एज बुद्धा, तो उसको बोलते हैं परिनिर्वाण. तो इस टाइप के निर्वाण को बोलते हैं हम लोग अनुपादिशेष निर्वाण धातु. तो जब आपकी जो बॉडी है, जो फिजिकल एक्सिस्टेंस है, वो भी खत्म हो गया. पहले क्या खत्म किया आपने, जो आपका इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल ग्रीड वगैरह था उसको खत्म किया. अब आपने अपना जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको भी खत्म कर दिया. तो ये फाइनल निर्वाण हो गया. ठीक है. और परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डेथ, फाइनल डेथ. फाइन. तो ये हो गए बुद्धा के कुछ सिद्धांत. अब आगे चलते हैं. अब बात करते हैं कि बुद्धा क्या ट्रांसमाइग्रेशन में मानते थे या इम्परमानेंस में मानते थे. जैसे कि ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा हिंदुइज्म में बोलते हैं कि जब आप मर जाते हो तो आपकी जो आत्मा है, सोल है, वो ट्रांसमाइग्रेट करती है, आपकी बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाती है. लेकिन जो बुद्धा है, बुद्धा जो है, बुद्धा भी ट्रांसमाइग्रेशन में मानते हैं. और इम्परमानेंस, इम्परमानेंस का मतलब क्या हो गया कि जो लाइफ है वो टेम्पररी है, बट वो गॉड और सोल का कॉन्सेप्ट नहीं मानते. इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं. देखिए, हिंदुइज्म वगैरह में सोल को एक पर्टिकुलर चीज माना गया है जो कि ट्रांसफर होती है, ट्रांसमाइग्रेट होती है. ठीक है. और इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया जाता है. लेकिन बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म में ये बोलते हैं कि ये जो सोल है वो सोल कोई चीज नहीं है. मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, एक कैंडल है जो जल रही है. अब इस कैंडल की मदद से जब आप दूसरी बुझी हुई कैंडल को जलाते हो, इस टाइप का वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं. तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि ये कैंडल तो ऑलरेडी जल रही थी, इस कैंडल की मदद से आपने इस कैंडल को जला दिया, तो ये ट्रांसमाइग्रेशन हो गया. जबकि अगर हिंदुइज्म की बात करते तो वो क्या करते हैं कि जो रोशनी इसमें थी वही रोशनी ट्रांसफर हो गई है दूसरे में अपने आप ऑटोमेटिकली. दैट इज हिंदुइज्म. लेकिन बुद्धिज्म में ट्रांसमाइग्रेशन माना जाता है. बुद्धिज्म में इम्परमानेंस को मानते हैं, लेकिन किस तरीके से मानते हैं कि भैया ना ही वो ये बोलते हैं कि कोई भगवान है, ना ही वो ये ना वो ये बोलते हैं कि कोई आत्मा है. मतलब वो इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, गॉड के कॉन्सेप्ट को भी और सोल के भी कॉन्सेप्ट को भी. बुद्धा के हिसाब से जो सोल है वो एक मिथ है. उन्होंने बुद्धा के हिसाब से बहुत सारे वर्ल्ड होते हैं, जैसे कि इंपेरिकल वर्ल्ड जिसमें आप रह रहे हो, ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड जहां पे फाइनल जो एलिवेटेड बीइंग्स हैं वो रहते होंगे, इस टाइप से. तो उन्होंने बोला बहुत सारे बीइंग्स होते हैं, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीइंग. वन कैन बी बोर्न एज एनी वन ऑफ देम. ट्रेडिशनली बुद्धा टीचेस द एग्जिस्टेंस ऑफ 10 रियाम्स ऑफ बीइंग. तो बुद्धा के हिसाब से ऐसी 10 दुनिया हैं. सबसे टॉप में है बुद्धा. स्केल ऑफ डिसेंड एज फॉलोज. बुद्धा के नीचे आते हैं बोधिसत्वा. बोधिसत्वा ऐसे लोग होते हैं जिनको निर्वाण तो मिल चुका है, लेकिन जो अपने जिए जा रहे हैं दूसरों को निर्वाण दिलाने के लिए. तो बोधिसत्वा तीसरे पे आ जाते हैं. प्रत्येक बुद्धा, फिर सर्वक बुद्धा, हेवनली बींग्स, ह्यूमन बींग्स, असुर, बीस्ट, प्रेत, डिप्रेव्ड मैन. समझ रहे? तो ये उनके हिसाब से ये 10 टाइप के लोग होते हैं, 10 टाइप के लेवल्स होते हैं जिस लेवल पे इंसान होता है. और ये सारे लेवल उनके हिसाब से इसी दुनिया में है, ना कि कोई अलग से कोई ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड नहीं है. उनके हिसाब से इसी दुनिया में इस अलग अलग लेवल पे लोग बाग रहते हैं. व्हाट इट, ये जो 10 रियाम हैं, दीज आर म्यूचुअली इमिनेंट. मतलब एक तरीके से ओवरलैप करते हैं. इस टाइप्स ये ओवरलैप कर रहे हैं.
म्यूचुअली इमिनेंट का मतलब है कोई चीज किसी के अंदर, जैसे आपके अंदर आपकी आत्मा है तो उसको बोलते हैं इमिनेंट, लेकिन जो भगवान है हम लोग बोलते हैं वो ट्रांसेंडेंटल है, जो आपके अंदर नहीं है, जो बाहर है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट म्यूचुअली इमिनेंट एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव है। ये 10 के 10 रियाल। इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, आप ही के अंदर है, मतलब आप जो इंसान है, इंसान के अंदर 10 लेवल हैं, आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो। आप इस लेवल पे होगे तो आप असुर हो, आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो तो बुद्धा हो। तो समझ लो ये 10 के 10 रियाल इमिनेंट है, आपके अंदर है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है। ईच वन हैविंग इन इट द रिमेनिंग 9 रियाल। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बींग हैज ऑल द अदर 9 स्टेट्स फ्रॉम हेल टू बुद्धाहुड, लेकिन जो ह्यूमन बींग है उसका जो है ह्यूमन बींग वाला रियाम जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। मैन इज एट द सेम टाइम कैपेबल ऑफ रियल सेल्फिशनेस, क्रिएटिंग हिज ओन हेल एंड इज ट्रूली कंपैशनेट, रिफ्लेक्टिंग द कंपैशन ऑफ बुद्धा। तो आप ये समझ लो ये बहुत ही लॉजिकल सी चीजें हैं। जैसे हम बोलते नहीं है कोई इंसान ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं ना तू तो यार राक्षस है, या हम बोलते हैं यार तू तो यार भगवान है, भगवान। समझ रहे हो? तो यानी आप समझ रहे हो आप ही के अंदर ये 10 रियाम है, आप किस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंच चुके हो ये डिफाइन करता है कि आप क्या चीज हो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, तो ऐसा है, ना ही आप एकदम से नीचे वाले रियाल में पहुंच जाते हो और ना ही एकदम से आप इनलाइटेड हो जाते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर अच्छी आदतों को कल्टीवेट करना होगा और अपने फेथ को अवेक करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं बाई योर कर्म। आपका जैसा कर्म होगा वैसे ही आपका अलग अलग रियाम से आप बिलोंग करोगे। तो यानी जैसे ब्राह्मणिकल कल्चर में क्या होता था, आप बस एक यज्ञ करवा दो और आपको मोक्ष मिल जाए, जबकि ये इसमें नहीं मानते, ये रिचुअल वगैरह में नहीं मानते। ये तो ये बोलते हैं आपके जैसी हरकतें होंगी, जैसे आपके एक्शन होंगे, उसके बेसिस पे आपका जो रियाम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद बुद्धा स्ट्रेसेस दैट इट इज अ मेंटल एंग्विश सच एज रिमोर्स, एंजाइटी और गिल्ट which is to be avoided in order to cultivate a calm and peaceful mind. Rebirth is governed by the cumulative result of the karma. मतलब ये इनकी एक्चुअली थ्योरी ऑफ कर्मा है। आपने सुना होगा हिंदुइज्म में एक थ्योरी ऑफ कर्मा चलता है, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा, राइट। ये थ्योरी ऑफ कर्मा होती है। इनके में भी ये बोलते हैं कि जो आपकी लाइफ है इट इज द रिजल्ट ऑफ योर कर्म, मतलब कम्युलेटिव, कि आपने जितने भी आपने जो ये बुरे कर्म कर रखे होंगे तो उनका फल आप उनको आपको खर्च करना होगा या उनको ठीक करना होगा। अगर मान लो कुछ बच जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको रीबर्थ लेना होगा और आप उनको भुगतोगे और फिर ऐसे चलेगा। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कर्मा, यानी ये इनका सिद्धांत है। उसके अलावा बुद्धिज्म जो है वो नॉन वायलेंस के ऊपर बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा नहीं बोलते हैं। इट डज नॉट नेसेसरीली इंटेल वेजिटेरियनिज्म एंड मॉन्क्स वर नॉट फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग मीट। भले ही वो नॉन वायलेंस के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि वो आप बिल्कुल वेजिटेरियनिज्म मतलब वेजिटेरियन हो जाओ। तो ये एक थोड़ा सा पैराडॉक्स है। तो क्योंकि बात ये ना, क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो एकदम से एक्सट्रीम नहीं है, वो मिडिल पाथ में मानता है। इसीलिए बात ये है कि अगर हम इनकी डिटेल में जाएं, और एक्चुअली मैं आपको बता दूं जो मेरा मेजर था वो फिलॉसफी है, तो मुझे तो इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पता है। बट राइट नाउ इस लेक्चर की जो डिमांड है वो ये नहीं है। हमें तो बस इतना पता होना चाहिए कि भैया बुद्धिज्म कैसे आया, बुद्धिज्म के क्या मेन सिद्धांत हैं, 4 नोबल ट्रुथ, 8 अष्टांगिक मार्ग हो गए, उसके भैया 5 परसेप्ट हैं, 5 के बाद व्हाट इज 8 परसेप्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मेंट बाय निर्वाण, थोड़ा सा निर्वाण के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ। तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि आपका शॉर्ट नोट 3 मार्कर 5 मार्कर आए तो आप उसको लिख पाओ। अब बात करते हैं बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की। बुद्धिज्म जो है एक्चुअली आई थिंक कि बहुत लेक्चर्स जो हैं मुझे इसके ऊपर 1-2 लेक्चर और बनाने पड़ेंगे। इट इज गेटिंग वेरी लेंथी। ये कितना बड़ा है, चलिए पहले तो सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट द बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं उनका ये मानना था कि जो किसी भी व्यक्ति का वर्ण होता है, जैसे आप क्षत्रिय होगे या फिर आप ब्राह्मण होगे, तो ये जो वर्ण है वो आपका वर्ण डिसाइड होगा आपके एक्शन के बेसिस पे। आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपका वर्ण होगा। लेकिन ब्राह्मणों का क्या मानना था, जो ब्राह्मणिज्म है, कि जो आपका वर्ण होता है वो डिवाइन सेक्शन से होता है, मतलब आपका जहां पे जन्म हुआ है वही आपका वर्ण है। अगर आप शूद्र के यहाँ पैदा हुए तो आप शूद्र होगे, अगर आप क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए तो आप क्षत्रिय होगे। लेकिन जो बुद्धिस्ट है वो उनका ऐसा मानना नहीं है। उनने बोला आपका हो सकता है आपका पिता शूद्र हो, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे हैं, आप अगर क्षत्रिय टाइप के कर्म करते हो तो आपका जो कुल होगा, जो वर्ण होगा वो क्षत्रिय हो जाएगा। इस टाइप का है। इसीलिए इनका एक जो टेक्स्ट है अंगुत्थरा निकाया, उसमें ये बोला गया है, व्हेन अ पर्सन जॉइन्स दी संघ ही बिकम्स वेव अन्यांति
वेव अन्यांति मतलब विदाउट एनी वर्ना। आप जैसे ही जो बुद्धा का जो संघ होता है, मोनेस्टिक ऑर्डर होता है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हो तो आपका कोई भी वर्ण नहीं रह जाता है। संघ में हर कास्ट के मेंबर होते हैं, हर कास्ट के मेंबर, जैसे कि महाकश्यपा, सरीपुत्ता और महामुगलाना ये भैया ब्राह्मण मोंक हुआ करते थे। बुद्धा, आनंद, अनिरुद्ध ये क्षत्रिय मोंक थे। उपाली ये बार्बर था। चुंडा ये ब्लैक स्मिथ था, जिसके हाथ से बुद्धा ने अपनी आखिरी मील खाई थी। तो आप देख रहे हो कि अगर एक बार आप बुद्धिस्ट संघ में आ जाते हो, देन यू आर गोइंग टू बी वेव अन्यांति मतलब विदाउट एनी वर्ना। पाली कैनन का मानना है, पाली कैनन ऑल्सो दी रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ रैंक एंड प्लेसेस द क्षत्रिय वर्ना हायर देन द ब्राह्मण्स। तो ये बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में एक डिफरेंस ये हो गया। उसके अलावा बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा इंक्लूसिव है, ठीक है, ज्यादा इंक्लूसिव मतलब ये सारे कास्टों को अलाउ कर रहा है। जबकि ब्राह्मण कल्चर में क्या था, वो भैया क्लास बेस्ड था एक तरीके से, ठीक है, मतलब उसमें वो क्या कहते हैं, हायर लोअर और ये सारी चीजें करते रहते थे। मोर इंक्लूसिव है, इसका मतलब ये नहीं कि भले ही वो सबको इक्वल माना है, लेकिन वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कि भैया क्षत्रिय ऊपर आएंगे, ब्राह्मण नीचे आएंगे, फिर वैश्यास आएंगे। तो ये तो हो गया सोशल ऑर्डर। लेकिन ये सोशल ऑर्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप क्षत्रिय हो और ब्राह्मण हो तो अनइक्वल हो जाओगे, नहीं, देयर इज गोइंग टू बी इक्वालिटी, मतलब यू आर गोइंग टू परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग। आप हर किसी को मोक्ष मिल सकता है, हर किसी को निर्वाण मिल सकता है, बट सोसाइटी के वर्किंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए देयर हैज टू बी सम सोशल ऑर्डर विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन क्लासेस। Did not aim at abolishing the social differences because social differences are important. Then certain Buddhist tradition rules tried to maintain status quo. मतलब अब जब आप देखोगे बुद्धिज्म में बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते जाएंगे, बुद्धिस्ट के अलग अलग स्कूल्स आएंगे, अलग अलग जैसे थेरावादिन्स आ जाएंगे, माध्यमिकास आ जाएंगे, योगकारास आ जाएंगे, तो अलग अलग बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस होंगे, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे। Got it? Now, for instances, there were a number of conditions for entry, such as ban on the entry of debtors, slaves, and soldiers without permission from their respective masters. So this naturally biased against the social dropouts. Both Brahmanism and Buddhism emphasized on the virtues of carrying out family obligation, protecting private property, and respecting political authorities. तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो ये हो गया, एक तरीके से हमने समझ लिया कि भैया बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। इज दैट क्लियर? तो अब इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज टू लेंथी लेक्चर इज नॉट गुड फॉर लर्निंग। तो आज इसमें इतनी बात करते हैं, प्रोबेबली बाय नेक्स्ट लेक्चर हम इसको कंक्लूड भी कर देंगे, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस भी दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। फाइन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street0199@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बस विदानिया।